देश की सबसे खास और अहम खबरों पर आइए नज़र डालते हैं। रविश कुमार ने लिखा है, मलेरिया की दवा से कोई लाभ नहीं है कोरोना के मरीजों को। महामारी के साथ जीना सीखना होगा सबको। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया की दवा है। इस दवा को लेकर शुरू में काफ़ी उत्साह दिखाया गया, लेकिन अब कोविड-19 के संकट के करीब 4.5 महीने बीत जाने के बाद इस दवा को लेकर उत्साह ठंडा पड़ गया है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने चीन और फ्रांस में हुए शोध के नतीजों में एक लेख छापा है, जिसमें पाया गया है कि इस दवा को देने से कोविड-19 के मरीजों में कोई खास सुधार नहीं होता दिखा, उन मरीजों की तुलना में जिन्हें ये दवा नहीं दी जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल के शुरू में कहा था कि ये दवा ठीक कर देगी। उस वक्त भी अमेरिका के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने सवाल उठाए थे, मगर इसी बहाने कुछ दिनों तक चर्चा चल पड़ी। कई देश इस दवा का आयात करने लगा, जिनमें से अमेरिका भी शामिल था। भारत ने निर्यात किया, इसे अपनी कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा। ट्रंप की मूर्खता का अंदाज़ा सभी को था, लेकिन महामारी ऐसी कि हर कोई कुछ दिनों तक तो भरोसा करना ही चाहता है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स कंट्रोलर FDA ने चेतावनी दी थी कि इस दवा को ना तो अस्पताल में दिया जाए और ना ही क्लिनिकल ट्रायल में इस्तेमाल हो, क्योंकि इससे हृदय की धड़कनों की तारतम्यता गड़बड़ा जाती है। अमेरिका में अभी भी इस दवा पर अध्ययन चल रहा है, दूसरे देशों में भी चल रहा है। अमेरिका के NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ भी प्रयोग कर रहा है कि क्या दूसरी दवाओं के साथ इसे देने से कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सकता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने छापा है कि चीन और फ्रांस के प्रयोगों से कुछ खास नहीं निकला। कोरोना की महामारी में ये दवा कारगर नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर माइक रियान ने कहा है कि कोरोना के इस विषाणु को खत्म होने को लेकर जितने दावे किए जा रहे हैं, उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता है ये वायरस हमारे जीवन का हिस्सा हो जाए, जैसे HIV कहाँ गया। अगर टीका मिल भी जाता है, तब भी इसे नियंत्रण करने के लिए व्यापक अभियान की ज़रूरत होगी। ऐसा भी नहीं है कि टीका मिला और सबके घर तक पहुंच गया। इस वक्त टीका खोजने पर 100 से अधिक प्रयोग चल रहे हैं। डॉक्टर यान का कहना है कि ऐसे बहुत से टीके बने, लेकिन बीमारियां खत्म नहीं हुई। आज तक चेचक होता ही रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस बात का ये मतलब है कि हम इस महामारी के दूर होने की खुशफहमी ना पालें। जीवन की संस्कृति को बदल लें, सतर्क करें, तभी हम इसके फैलने को नियंत्रण कर सकते हैं। आगे इंकिशाफ आलम ने लिखा है, यहाँ कावित्रियों की आशय है कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने का मन तो करता है, लेकिन ये पापी पेट बीच में आ जाता है, दलाली पर निर्भर। नदीम आज़ाद ने लिखा है, एक हिंदू महिला ने इस्लाम कबूल किया। यह हिंदू महिला है। ये रिएक्शन कुड़ी नाम के चैनल में यूट्यूब पर इस्लामिक वीडियो पर रिएक्शन देती थी। 2017 में यूट्यूब चैनल की इन्होंने शुरुआत की थी। उस टाइम बीवी की वाइन्स, कैरी मिनाटी, अमित भड़ाना जैसे लोगों की बनाई हुई वीडियो पर रिएक्शन देती थी। किसी पाकिस्तानी ने इनको सूरह रहमान पे रिएक्शन देने की फरमाइश की कमेंट में। उसके बाद इन्होंने इस फरमाइश पे रिएक्शन दिया। उसके बाद इनकी ये वीडियो ने खूब व्यूअरशिप बटोरे और चैनल इनका ग्रोथ करने लगा। यहीं से इन्होंने सारी वीडियो अब सिर्फ इस्लामिक वीडियो पर रिएक्शन देने लगी। लोगों ने खूब पसंद भी किया। ये काफ़ी मुशव्वर हो गई। ख़ास पाकिस्तान में ये मोहतरमा तारिक जमील साहब की वीडियो पर सबसे ज़्यादा रिएक्शन दी थी, जिसके बाद मौलाना तारिक जमील ने इस मोहतरमा से वीडियो कॉलिंग पर बात किया 1 महीना पहले। अब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। खैर, इस्लाम कबूल करने की वजह इन्होंने दूसरी बताई है। इनके सपने में कुछ चीज़ें दिखी, वहीं से इनको हिदायत मिली। ये मोहतरमा कोलकाता की रहने वाली हैं। वीडियो बनाने के साथ जॉब भी करती हैं। इनका जन्म कुवैत में हुआ था। उनकी फैमिली वहीं रहती है। 15 साल की उम्र में ये भारत आ गई। ये सारी जानकारी उन्होंने वीडियो में अपनी बताई थी और कुछ जानकारी के लिए मैंने उनको ईमेल भी किया था। आगे सलमान रियाज ने लिखा है,
उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे शर्मनाक चेहरा आपके सामने है। एक तो नकारा सरकार मजदूर को अपने हालात पे मरने को छोड़ दी है, और जो लोग आगे आकर गरीब मजदूरों को छोटी सी मदद से भूख से मरने से बचा रहे हैं, जहां मदद कर रहे हैं तो उन पे कार्रवाई का नोटिस निकलवा देती है। ऐसी सरकारों को शर्म से डूब मरना चाहिए। आगे श्याम मीरा सिंह ने लिखा है, प्रधानमंत्री टैक्स की सरलता के लिए पूरे देश में वन टैक्स वन नेशन चाहते हैं, इसलिए पूरे देश में एक अकेली जीएसटी लागू की, ताकि कोई बॉर्डर का झंझट ना रहे, ताकि राज्यों में अलग अलग वैट ना लगे, चुंगी ना लगे, ताकि सामानों के अंतर्राज्यीय आवागमन में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन प्रवासी मजदूरों को प्रत्येक राज्य से गुजरने के लिए हर बार कागज़ दिखाने के लिए कहा जा रहा है। अभी प्रोसेस ये है कि जिस राज्य से प्रवासी मजदूर को दूसरे राज्य में जाना है, उस रिसीविंग स्टेट से अनुमति लेनी होगी, तब जाकर उसे जाने की अनुमति मिल सकेगी। कितनी अमानवीय और विकृत प्रोसेस है ये प्रोसेस रेस्क्यू के समय लगाई गई है, आपदा के समय अनुमति। जब लॉकडाउन लागू किया गया तो अकेले प्रधानमंत्री ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग कर अकेले ही लागू कर दिया, लेकिन अब जब प्रवासी मजदूरों को रेस्क्यू करने की बात बताई तो प्रत्येक राज्य से कह दिया गया कि अपना अपना देखिए, अपनी मर्जी से करिए, आपस में सहमति बनाइए। सभी राज्यों में आपस में सहमति बनाना कोई आसान काम है क्या? कोई मुख्यमंत्री कह रहा है कि प्रवासी को लाना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं लाना चाहिए। सभी राज्यों की अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। बिहार जैसे राज्य ने तो कई राज्यों को अनुमति ही नहीं दी। क्या प्रधानमंत्री ने राज्यों पर छोड़कर मजदूरों को मरने के लिए नहीं छोड़ दिया है? प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाकर प्रवासियों को अपनी अपनी जगह रोक दिया। तो अब एक आदेश देकर सभी प्रवासियों के लिए पूरे देश को खोल भी सकते हैं ना। गुड एंड सर्विसेज के लिए एक देश है, प्रवासी मजदूरों के लिए नहीं। गजब है। आगे दिलीप सिंह मंडल ने लिखा है, मानिए कि आपकी सैलरी 100 रुपये है, ईपीएफ के कटते थे 12 रुपये और उसमें से एम्प्लॉयर देता था 12 रुपये, 24 रुपये आपकी भविष्य निधि थी। पैकेज में सरकार ने ईपीएफ रेट घटाकर 10% कर दिया है। अब वेतन उतना ही रह जाएगा, लेकिन भविष्य निधि हो जाएगी 10+ यानी कि 20 रुपये। कंपनी की 2% बचत का ये पैकेज बोल रहा है। पीएफ रेट 2% घटने से आपकी टेक होम सैलरी 2 रुपये बढ़कर 90 रुपये हो जाएगी, जो पहले 88 रुपये थी। लेकिन आपकी भविष्य निधि में 4 रुपये की कटौती हो जाएगी। आपको 2 रुपये का नुकसान ही है वो पैकेज का, जिसकी बात निर्मला सीतारमण ने की है।